हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के हिंदी के 3 मार्कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके होने वाले हैं कवि परिचय, लेखक परिचय। जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी जिस टॉपिक से पूछे जाएंगे, पूरा इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 3 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 4 पूछे जाएंगे, जिससे आपके 12 अंक कंप्लीट होंगे। इस वीडियो को पूरा देख लेना, 12 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो देख लेना जो मैंने चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। उसमें मैंने आपको 2 अंक के जो प्रश्न हैं, टॉप 50 प्रश्न 2 अंक वाले, वो मैंने इसमें बताया है। उसको आप देख लेना, चैनल पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो, देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 आरोह और वितान आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार आपके जो सिलेबस में है, जो कवि परिचय, लेखक परिचय, भाषा बोध। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 3 नंबर वाले जो है 4 प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है, जो कि आपके 12 अंक कंप्लीट करेंगे। अब एक प्रश्न तो आपको पूछा जाएगा कवि परिचय से, 3 नंबर का एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा लेखक परिचय से, ये 3 नंबर आपके कंप्लीट कराएगा। और एक प्रश्न आपका भाषा बोध से पूछा जाएगा, ये 3 नंबर कंप्लीट कराएगा। और भाषा बोध के अंतर्गत जो टॉपिक हैं, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, इनमें से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य परिचय, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, शब्द युग्म, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, निपात शब्द, इनमें से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाषा बोध के अंतर्गत से ये भाषा बोध में से एक ना एक प्रश्न तो आना ही है, 100% आना है, क्योंकि एक प्रश्न आपका लेखक या कवि परिचय से आता है, एक आपका भाषा बोध से पूछा ही जाता है, ठीक है। वो आपका इनसे भी हो सकता है, इन टॉपिक्स में से, और या फिर ये आपको पूछ सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है, यानी चौथा प्रश्न आपका 3 नंबर के हिसाब से जो आएगा, मतलब 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें 3 मैंने बता दिए। चौथा देखिए, चौथा जो अपठित गद्यांश या काव्यांश जो पूछा जाता है उसमें से पूछा जाएगा। इसमें गद्यांश दे देंगे, काव्यांश दे देंगे, जिनमें से आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उनके आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू रहा 3 नंबर वाले जो प्रश्न है उनका। अब हम देख लेते हैं सभी प्रश्न और आंसर सहित हम देखेंगे। तो देखिए, जो कवि परिचय मैंने निकाले हैं, जो आपके सिलेबस में है, तुलसीदास, रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण। इन चारों कवि परिचय में से हरिवंश राय बच्चन का 3 स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 4 ही करने हैं आपको, लेकिन हरिवंश राय बच्चन का बहुत अच्छे से करके रखना आप लोग, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे पहले तुलसीदास जी का हम देख सकते हैं काव्यगत परिचय, उनकी रचनाएं देख सकते हैं। रामचरितमानस है, दोहा वाली है, कविता वाली है, विनय पत्रिका है, ये इनकी रचनाएं हैं। भाव पक्ष में आप देख सकते हैं तुलसीदास साहित्य में, तुलसी साहित्य में लोक हित, लोकमंगल की भावना सर्वत्र मुखर है। आप राम के अनन्य भक्त हैं। आपके काव्य में समन्वयवादी दृष्टिकोण, दार्शनिकता है। आप रस सिद्ध कवि हैं, ठीक है। और इनका कला पक्ष आप देख सकते हैं। तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। यद्यपि उन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है, तथापि कहीं भी वो बोझिल अथवा दुरूह नहीं हो पाई है। अलंकारों और रसों के सहज प्रयोग से रचनाएं प्रभावोत्पादक हो बन गई हैं। छंद योजना में दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया आदि का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखिए, साहित्य में उनका स्थान देख सकते हैं। साहित्य में स्थान, तुलसीदास अपनी अप्रतिम काव्य प्रतिभा से साहित्य का गौरव बढ़ाया है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी का कवि परिचय हो जाएगा। अब देखते हैं रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय। देखिए, रचनाएं, भावपक्ष और कला पक्ष, ठीक है। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, एक समय था, ये इनकी रचनाएं हैं। और भाव पक्ष भी आप इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। कवि ने समकालीन समाज के मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने काव्य में मध्यम वर्गीय जीवन के तनाव और विडंबनाओं का वर्णन किया है। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में समकालीन समाज में फैले भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया है। इन्होंने लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रत्येक गतिविधि का मार्मिक वर्णन किया है। इनकी अनेक कविताओं में समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विडंबनाओं के प्रति पैने व्यंग्य देखने को मिलते हैं। तो ये रघुवीर सहाय जी का भाव पक्ष हो जाएगा। कला पक्ष देखिए, रघुवीर सहाय जी भाषा उनकी जो है वो शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम, तद्भव और विदेशी भाषा के शब्दों का समायोजन हुआ है। वास्तव में इनकी भाषा सरल, साफ सुथरी और सदी हुई है। रघुवीर सहाय ने अपनी कृतियों में विभिन्न शैलियों को अपनाया है। मुख्य रूप से इनकी शैली व्यंग्यात्मक रही है। इनके काव्य में अनुप्रास, पदमैत्री, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। देखिए, अब किसी भी कवि का या लेखक का, कवि का एक्चुअल में, तो कवि का जो लेखक परिचय, कवि का जब कवि परिचय लिखते हैं तो उसमें अलंकारों का प्रयोग, आप कोई भी अलंकार हैं जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो उनने प्रयोग किए हैं वैसे आप लिख देंगे तो चलेगा। उसके बाद ये इन्होंने अलंकार के प्रयोग किए हैं। उसके बाद देखिए, इनकी कविताओं में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपनी कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, ठीक है, मुक्तक छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान देख सकते हैं। रघुवीर सहाय एक लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है।
उनके इस विलक्षण योगदान के लिए साहित्य में उनका अत्यंत उच्च कोटि का स्थान है। तो ये इनका स्थान हो जाएगा साहित्य में। हरिवंश राय बच्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हरिवंश राय बच्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में लगातार बार बार पूछा जाता है। देखिए रचनाएं देख सकते हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु मधु मधु, कलश, शाला और वाला, निशा निमंत्रण, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, निशा निमंत्रण। और ये आप इसमें से 3-4 हैं तो 2 अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। भाव पक्ष देख सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। हालावाद के साथ साथ रहस्यवादी भावना का अनूठा और अद्भुत संगम उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य, सामाजिक चेतना के भाव मुखरित हैं। कला पक्ष देखिए, हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। मुख्य रूप से प्रांजल शैली एवं गीति शैली के दर्शन इनके काव्य में होते हैं। इनके काव्य में उपमा रूपक, देखिए मैंने बताया ना कि आप अलंकार लिख सकते हैं किसी भी कवि के परिचय में, आप कला पक्ष में जरूर लिखें अलंकार, और इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं। साहित्य में स्थान देखिए, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क और नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धस्थ थे। वे छायावाद उत्तर युग के प्रख्यात कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान और उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि सदियों में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से उनका स्थान भी आप निर्धारित कर सकते हैं। अब देखिए कुंवर नारायण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुंवर नारायण का कवि परिचय, तो देखिए कुंवर नारायण जी का देखिए, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, कविता के बहाने, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष आप लोग स्वयं इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। साहित्य में स्थान भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लेखक परिचय हम देख सकते हैं। अब हमारा कवि परिचय का एक 3 अंक कंप्लीट हुआ, अब लेखक परिचय का एक 3 अंक कंप्लीट हम कर लेते हैं। तो देखिए लेखक परिचय इन चारों में से आपको एक ना एक पेपर में डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। हालांकि अथवा में 2 हो सकते हैं कि ये पूछ ले इसके अथवा में ये पूछ ले, लेकिन आपको 100% इसमें से मिल जाएगा। वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें महादेवी वर्मा का, फणीश्वरनाथ रेणु का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन मैंने 3 स्टार इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ये इनके चांसेस ज़्यादा हैं। महादेवी वर्मा देखिए, इनका साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं देख सकते हैं, यामा, नीरजा, दीपशिखा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली देख सकते हैं, महादेवी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में काव्यात्मकता, चित्रमयता सर्वत्र देखने योग्य है। इनकी गद्य रचनाओं में भी काल की चित्रमयता, मधुरता एवं कल्पनाशीलता विद्यमान रहती है, जिसमें पाठकों को एक अनोखी आत्मीयता के दर्शन होते हैं। शब्दों का चयन एवं वाक्य विन्यास अत्यंत ही कलात्मक है। गद्य में लाक्षणिकता के पुट से एक मधुर व्यंग्य की सृष्टि होती है। भाषा संस्कृतनिष्ठ होने पर भी उसमें शुष्कता और दुर्बोधता का अभाव है। भावों को अभिव्यक्ति में आपको अद्वितीय सफलता मिली है, ठीक है। साहित्य में स्थान, छायावादी कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। तो देखिए छायावाद की प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं, ठीक है। छायावाद में देखिए 4 कवि हैं छायावाद में, जयशंकर प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, ठीक है, पंत प्रसाद निराला वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, महादेवी वर्मा। तो देखिए अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विचार और वितर्क, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा देखिए द्विवेदी जी की भाषा तत्सम तद्भव प्रधान, साहित्यिक और व्यवहारिक खड़ी बोली है। हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हुआ है। मुहावरों ने भाव बोध में सहजता दी है, ठीक है। मुहावरे भी अच्छे खासे प्रयोग किए गए हैं इनकी भाषा में। शैली देख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख शैली कौन कौन सी हैं। भाव प्रधान शैली है, आलोचनात्मक शैली है, गवेषणात्मक शैली है, और इन शैलियों में भाव, माधुर्य, व्यंग्य, अलंकारिक एवं चिंतन को स्पष्टता मिलती है। साहित्य में स्थान देख सकते हैं, हिंदी साहित्य में अभिवृद्धि में हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए फणीश्वरनाथ रेणु, इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेला, आंचल, जुलूस, आदिम रात्रि की महक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रेणु जी ने आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया है, अपनाया है, जिसमें तत्सम और देशज शब्दों की प्रधानता मिलती है, ठीक है। इसमें आप अंग लिख सकते हैं, प्रधानता मिलती है। उनकी शैली देख सकते हैं, रेणु जी ने शैली के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके हिंदी कथा शैली को नई दिशाएं प्रदान की हैं। उनकी शैली के विविध रूप निम्नलिखित हैं। वर्णनात्मक शैली है, रिपोर्टाज शैली है, मनोवैज्ञानिक शैली है, बिंबात्मक चित्रात्मक शैली है, हास्य व्यंगात्मक शैली और भाव लोक शैली। तो ये प्रमुख शैलियाँ हैं जिनका प्रयोग उन्होंने किया है। साहित्य में स्थान देख सकते हैं, रेणु जी ने हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म दिया है। दूसरी और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी की है, ठीक है। तो ये उनका साहित्य में स्थान हो जाएगा। धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय देख सकते हैं, इनकी रचनाएं हो जाएंगी कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। भाषा शैली और साहित्य में स्थान यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपका एक प्रश्न
3 नंबर का एक प्रश्न और पूछा जाना है, 2 हमने कंप्लीट कर लिए, 3 नंबर का एक और प्रश्न पूछा जाना है जो कि आपको भाषा बोध से पूछा जाएगा, जिसमें आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं वो हम देखते हैं। पहला टॉपिक आपका बनता है इसमें भाव पल्लवन, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। देखिए भाव पल्लवन क्या होता है, भाव पल्लवन का मतलब होता है किसी भी एक युक्ति को दे देंगे, ये कोटेशन जो होती है, जैसे कि बैर, क्रोध या चार का मुरब्बा है, इसमें मुरब्बा है, ठीक है। तो ये आपको एक ऐसे प्रकार से एक पंक्ति दे देंगे, इसको आपको पूरा इसका विस्तार करना होगा। इस पंक्ति का जो मूल भाव है इसको कैसे आप समझा सकते हैं ये आपको समझाना होता है। इसमें भाव पल्लवन इसका करेंगे जैसे, तो देखिए बैर का उद्गम स्थल क्रोध है, क्रोध ही आगे चलकर बैर में परिणित हो जाता है। जब कोई इंसान किसी का अहित करता है तब अन्य मनुष्य उसका अहित की मतलब अन्य मनुष्य जिसका अहित किया है वह भी क्रोध के वशीभूत होकर उसके बदले में अहित करने के लिए उद्यत हो जाता है। यदि वह बदला या प्रतिकार लेने में असफल सिद्ध होता है तो उसका क्रोध बहुत ही काल तक उसके हृदय में बना रहता है, ठीक है। और जब ये क्रोध लगातार हृदय में बना रहता है तो ये अंत में एक मुरब्बे की तरह बैर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिकार कर लेने पर क्रोध का शमन हो जाता है। बहुत समय तक विद्यमान रहने वाले क्रोध को ही बैर की कोटि में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसको पूरा आप समझा सकते हैं कि कैसे बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ठीक है। ये भाव पल्लवन होता है। अगला देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अब देखिए जो भाव पल्लवन है, हो सकता है आपको ये डेफिनेटली इसी में से मतलब मैं जो बता रहा हूँ वही दे दे, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा भी दे दे, तो आपको उसका मूल भाव एक बार पढ़ लेना चाहिए। इंटरनेट से कई सारे भाव पल्लवन हैं, उनको आप देख सकते हैं, जो आपके सिलेबस में भी दिए होंगे, आपके पास जो गाइड वगैरह होगी उसमें से भी अन्य पढ़ सकते हैं। जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ये 2022 या 23 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देख सकते हैं इस संसार में जन्म देने वाली जननी माँ होती है और संसार में आने के पश्चात पालन पोषण करने वाली जन्मभूमि होती है। इस प्रकार जननी और जन्मभूमि सबसे श्रेष्ठ होती है। इन दोनों के बिना मनुष्य का जन्म और जीवन संभव नहीं है। ईश्वर के बाद जननी ही पूज्य और श्रद्धेय होती है। हम जन्मभूमि पर निवास करते हैं, उसी के अन्न, फल, दूध आदि से हमारा शरीर पुष्ट होता है, इसलिए जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, सार संक्षेपण पे बनेगा। अब हमने देख लिया भाव पल्लवन, उसमें हम क्या कर रहे थे, भाव पल्लवन वो अलग चीज़ है। हालांकि सार संक्षेपण हम देखते हैं। सार संक्षेपण क्या होता है, सार संक्षेपण का मतलब है कि कोई भी आपको एक बड़ा सा पैसेज दे देंगे, उसको बहुत ही संक्षिप्त में उसके जो मूल भाव है, उसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको आपको निकालना होता है और लिखना होता है। समरी जिसे हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम करते हैं ना नोट मेकिंग समरी, तो संक्षेपण वही है ये, ठीक है। तो ऐसे मूल कथन आपको दिया जाता है। मूल कथन मतलब जो प्रश्न आपको दिया जाएगा, ऐसा प्रश्न दे देंगे। वैसे अभी एमपी बोर्ड में पूछा तो नहीं गया है ये, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग। ऐसे एग्जांपल देख लेना एक दो सार संक्षेपण की। मैं तो बस बताना चाहता हूँ कि होता क्या है, कभी प्रश्न आ जाए तो आपको ये ना रहे कि मैंने पढ़ा नहीं है क्या होता है सार संक्षेपण, ठीक है। तो देखिए संक्षेपण क्या क्या होता है। अब इसको हमने पूरा पढ़ लिया एक बार, उसको पढ़ने के बाद इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम यहाँ पर अलग कर देते हैं और उसको संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, इसका मूल भाव, ठीक है। तो ये आपका सार संक्षेपण होता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, अब सार संक्षेपण में यदि शीर्षक पूछे तो वो भी लिख सकते हैं, मन की एकाग्रता, ठीक है। वैसे लिखना होता है, लिख देंगे आप। अब अगला प्रश्न आपका विज्ञापन लेखन से बनता है, ठीक है। अभी ये भाषा बोध ही चल रहा है हमारा, ठीक है, भाषा बोध के अंतर्गत ही ये सभी चीज़ें हैं। तो देखिए विज्ञापन लेखन क्या होता है, कोई भी एक क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि नशा मुक्ति हेतु एक विज्ञापन बनाइए, अगरबत्ती बेचने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है। तो कुछ किसी भी टॉपिक पे दे सकते हैं, वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। देखिए उदाहरण को आप देख सकते हैं, जैसे कि नशा मुक्ति है तो एक विज्ञापन तैयार करना है। नशा से मुक्ति, बढ़ती जन मन शक्ति, स्वयं की तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, नशा एक अभिशाप, ऐसे आप लिख सकते हैं। जो नशा मुक्ति से संबंधित जो कोटेशन है लिख सकते हैं। नशे से दूर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, नशा विनाश का कारण है, इसको करो निवारण, जीवन बहुमूल्य है, इसे बचाएं। नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा ये अपील की जा रही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नशा मुक्ति केंद्र, और ये पूरा विज्ञापन बना देना है। यहाँ पर जो मद्यपान के जो साधन हैं उनको यहाँ पर ऐसे करके काट देना है, ये निषेध आप जैसे इनका आइकन बना देना, ये बना देना है। तो ऐसे आप लोग एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। अब कुछ बेचने के लिए विज्ञापन बनाना है तो आप एक दुकान का नाम लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसका नंबर डाल सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं उन चीज़ों को जो बेचना चाह रहे हैं। तो ऐसे विज्ञापन तैयार करना बहुत ही सरल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे। संवाद लेखन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है संवाद लेखन के ऊपर। संवाद लेखन क्या होता है, दो व्यक्तियों के मध्य हुई बातचीत का
विवरण होता है, सिंपल सा है। 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको कंप्लीट जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि हो सकता है ऐसा ही प्रश्न आपको अभी भी देखने को मिल जाए, क्योंकि संवाद लेखन से भी प्रश्न बनता है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्रिकेट के खेल विषय पर दो मित्रों के बीच जो संवाद हुआ है उसको लिखना है। देखिए बहुत ही सरल होता है ये संवाद लेखन, बस इसमें आपको थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखना होगा कि कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। क्योंकि यहाँ पर यदि हम सोच रहे हैं कोई चीज़ के बारे में आश्चर्य होता है तो वहाँ विस्मयादि बोधक लगा देते हैं, और जहाँ पर हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, हम ऐसा लिखते हैं कि क्या ऐसा होता है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये से चिन्हों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब बातचीत होती है तो उसमें चिन्हों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है जब हम लिखते हैं इसमें, तो ठीक है। हालांकि हम चिन्ह बोलते नहीं हैं, लेकिन इसमें लिखने तो पड़ते हैं। अब देखिए दो मित्र हैं अमन और ऋषि, इनके बीच जो संवाद हुआ है क्रिकेट खेल के विषय में, तो इसको पूरा इसमें लिखा गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये रटना है आपको, ठीक है। जो भी बातचीत है वो अपने हिसाब से आप इसमें बना के लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक आपका आता है अनुच्छेद लेखन, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक हैं आपके, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद लेखन में देखिए छात्र जीवन में अनुशासन, ऐसे करके आपको बता देगा कि इस टॉपिक पे आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद मतलब होता है पैसेज। इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है वो आपको लिखनी होती है। तो अनुच्छेद लेखन में आप छात्र जीवन में अनुशासन 2022 की परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसमें बता दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं अनुच्छेद लेखन ये इस टॉपिक पे है, छात्र जीवन में अनुशासन पे, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, छात्र जीवन और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं, यूँ कहें कि अनुशासन ही जीवन की नींव है। तो पूरा पढ़ लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, PDF चाहिए तो जानकारीटीच.com वेबसाइट पर चले जाना। उसके बाद देखिए अब हमारा एक प्रश्न और बनता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर ऊपर बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए जस्ट अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ये सभी तो बता दिया आपको कि इनमें से आपका एक ना एक प्रश्न बनेगा या फिर इनमें से बनेगा, ठीक है। बनना तो इनमें से ही है, पूरा एक प्रश्न बनेगा, किसी भी टॉपिक से बन सकता है। तो यहाँ पर अब जो हमने ये तो सब देख लिए, अब जो व्याकरण से जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जो मुहावरे से बन सकते हैं कि मुहावरे, इनका अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए, लोकोक्ति लिखिए, इनका अर्थ, वाक्य परिचय, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित, वाक्य परिवर्तन भी आता है, ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक बनाइए ऐसा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या होती है, इनमें अंतर बताइए, शब्द युग्म क्या होते हैं, क्षेत्रीय शब्द क्या होते हैं, तकनीकी शब्द क्या होते हैं, निपात शब्द क्या होते हैं। अब इन टॉपिक्स पे मैंने कल एक वीडियो डाला था, इनमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, वो आप लोग देख लेना, चैनल पे डला है। इसलिए मैं इसमें आप इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लें, चले जाएँ चैनल पे, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लास्ट वीडियो को देख लें, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है लास्ट वीडियो देख लें। यदि कोई प्रश्न रह गया हो जो आपको लग रहा है कि उस वीडियो में कवर नहीं हुआ, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कवर कर दिए हैं। जो 2 अंक वाला वीडियो बनाया था ना मैंने, उसमें 3 अंक वाले कुछ प्रश्न भी हैं जो कि 3 अंक में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका अंतिम प्रश्न, जो 3 अंक का जो चौथा प्रश्न आपका पूछा जाता है, लास्ट प्रश्न है 3 अंक में, ये पूछा जाता है आपका अपठित गद्यांश या पद्यांश पूछा जाएगा, अथवा में आएगा गद्यांश पद्यांश। अब इसमें एक प्रश्न दे देंगे आपको, उसमें करेंगे क्या, इसका एक शीर्षक लिखिए, इसमें एक प्रश्न दे देंगे कोई कि उसी गद्यांश में से छांट के लिखना होता है, और उसका सारांश देते हैं। तो ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ना ही मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ये वाला आएगा, क्योंकि अपठित होता है जो आपने कभी ना पढ़ा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं हमारे सभी प्रश्न, 3 अंक वाले भी। 2 अंक वाले प्रश्न देखना है तो वीडियो देख लेना पिछला, और आगे जब 4 अंक वाली भी हम वीडियो लाएंगे जल्दी, तो उसको भी देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें।